जी भैया, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। आज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हट के बात करने वाले हैं। अभी जो प्रीवियस टॉपिक्स हमारे कंटिन्यूसली चैप्टर वाइज चल रहे हैं उनसे हट के बात करने वाले हैं। आज हम एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल करंट में एक टॉपिक आता है हमारे पास जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। और कई बार मैंने बच्चों को बात करते हुए सुना है कि वो मुझसे भी कहते रहते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों एप्लीकेशन में हमको दिक्कत होने लगती है, हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं सर्किट पे। कैसे अप्लाई करें, कैसे हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिले या करंट मिले, या फिर जो हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, जो ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट कैसे निकाल पाएं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जब अंडरस्टैंडिंग को लेके जब हम खुद 11th या 12th क्लास में थे तो मुझे खुद दिक्कत होती थी। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता था, इस टॉपिक में खासकर कि क्या होता है, आंसर नहीं आते हमारे अक्सर। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप एबल हैं उस प्रैक्टिस को करने के लिए, अगर आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि हाँ आप पूरा 100% देंगे, तो जाहिर सी बात है एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते रहना है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए, कैसे अप्लाई होता है, कैसे डायरेक्शन करंट की कंसीडर की जाएगी। और जाहिर सी बात है हमारे पास एक ऑलरेडी लॉ था, जब ओम्स लॉ था हमारे पास V = IR, तो हम फिर किरचॉफ्स लॉ की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए। तो इनिशियली अगर बात की जाए ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ में देखा गया कि हमारे पास अगर सिंपल सर्किट्स हैं, ठीक है, सिंपल सर्किट्स हैं जिनमें रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल या सीरीज में जनरली देख के बता सकते हो, या करंट के फ्लो के बेसिस पे आप अगर डिसाइड कर सकते हो कौन कौन सा रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में है या कौन सा पैरेलल में है, तो आपके लिए बहुत इजी होता है क्या करना, डिटेक्ट करना कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे सर्किट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको आप इतना इजीली देख के नहीं बता सकते। या मान लो बैटरी 1 से 2 लगी हुई है या 2 से ज्यादा लगी हुई है, तो आपके लिए ओम्स लॉ दिक्कत करता है। जब आपके पास लूप्स बनने लगते हैं, ठीक है, सर्किट के क्या बनेंगे, लूप बनेंगे या जंक्शंस बनेंगे, एक से ज्यादा जंक्शंस बनेंगे, एक से ज्यादा बैटरीज लगी होंगी, तो आपको जाहिर सी बात है ओम्स लॉ लगाने में दिक्कत होगी। ओम्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं रह जाता, या कह सकते हैं कि हमसे लगेगा ही नहीं। तो ओम्स लॉ जहां जहां पे फेल हुआ, तो एक किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया 1942 में, ठीक है, किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1942 में एक लॉ दिया। ठीक, तो उस लॉ के बेसिस पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करना या इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया। बहुत इजी वे में रेजिस्टेंस निकालना आसान हो गया। आप हर एक सर्किट में करंट की वैल्यू बता पाने लगे, कितना किस करंट के पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। तो जरा समझते हैं कि देखो, अगर सर्किट हमारे पास इस तरीके का है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहां पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं लगा हुआ है, और ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास एक बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमको दिख रहा है, देख के सर्किट पता चल रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, ये वाला R2 है, और ये वाला R3 है। तो R1 R2 दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं, और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा वो इसके साथ कैसा है, सीरीज में लगा हुआ है। बैटरी की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का या इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वोल्टेज के साथ V = IR फॉर्मूला लगा के V नेट है तो I नेट हो जाएगा, और I नेट के साथ R नेट हो जाएगा। तो यहाँ से V नेट = I नेट × R नेट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट भी निकाल लेंगे। फिर करंट आप इंडिविजुअल सर्किट्स में भी निकाल सकते हो वोल्टेज ड्रॉप की हेल्प से, है ना। तो ये ओम्स लॉ के एप्लीकेशन थे जो हम किसी भी सिंपल सर्किट में अप्लाई करके करंट की वैल्यू निकाल ले रहे थे। लेकिन अब अगर बात करें, एक सर्किट आपके पास इस तरीके का दे दिया जाए, मान लेते हैं एक सर्किट आपके पास, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो आपके पास इस तरीके का सर्किट दे दिया जाए, एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, और एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ठीक, एक यहाँ बैटरी लगी हुई है, और एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, इस तरीके का सर्किट है आपके पास। तो क्या अब ये बता पाना पॉसिबल है आपके लिए कि इन बैटरीज में कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको, या कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, नहीं बता सकते ना। किस बैटरी का कितना इंपैक्ट रहेगा किस रेजिस्टेंस पे, ये भी नहीं बता सकते आप देख के। तो इसके लिए हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं।
अब किरचॉफ लॉ में अगर इसी जंक्शन को स्टडी किया जाए तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमको समझना पड़ेगा। इसका मान लेते हैं EMF E1 है, इसका E2 है और इसका E3 है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। तो पहला टर्म आता है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। क्या होता है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो पहला हम जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है एक तरीके का। ठीक है, क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो ये पूरा क्या दे रखा है आपको? एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे रखा है जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कई सारे EMF सोर्स लगे हुए हैं। तो हम क्या लिख लेंगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। सिंपल वे में ये क्या है? कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोल देंगे। पहली बात समझ में आई। सेकेंड थिंग दिख रही होगी कि यहाँ पे जंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ पॉइंट्स पे आपको जंक्शन जैसा दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल जंक्शन बोलते हैं। जैसे देखा जाए इस पॉइंट पे अगर बात करें, इस पॉइंट पे बात करें तो एक कंडक्टर इधर से आया हुआ है, एक कंडक्टर इधर से है और एक कंडक्टर इधर है। ये कंडक्टर ही तो है, इसीलिए तो इसमें करंट फ्लो हो पा रही है ना। तो एक कंडक्टर इधर से आया है, एक कंडक्टर इधर से आया, एक कंडक्टर इधर से आया। तो एक जंक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है जहां पे कई सारे कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं। इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे भी जंक्शन दिख रहा है ना। एक कंडक्टर इधर से है, एक कंडक्टर इधर से, एक कंडक्टर इधर से। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपके क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रिकल जंक्शंस बोले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जंक्शंस कौन से पॉइंट होते हैं? दीज आर, या कह सकते हैं दीज आर those points of the electrical network where two conductors combine। क्या होगा? जहां पे दो कंडक्टर्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन। जैसे एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है आपका। तो एक कंडक्टर इधर से जा रहा है, एक कंडक्टर इधर है, या कह सकते हैं एक कंडक्टर इधर से आ रहा है, एक कंडक्टर इधर से आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिल गए आपस में। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं? ये जंक्शन वाले पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल जंक्शंस बोला जाता है। फिर एक चीज आपको दिख रही होगी, देखो एक ये कंप्लीट पाथ है, आपको दिख रहा है ये कंप्लीट पाथ है यहाँ पे, है ना। ये क्या है? एक क्लोज सर्किट है एक तरीके से। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लूप्स। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल लूप्स। ठीक, तो क्या बोलते हैं? एक क्लोज सर्किट या क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे? द क्लोज्ड पाथ ऑफ द electrical conductors is called as electrical loop। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल लूप बोल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लूप ये वाला दिख रहा है, एक लूप ये वाला दिख रहा है। तो इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप 2 मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। इसी तरीके से एक चीज और दिख रही होगी आपको, इसमें ब्रांच दिख रही होंगी, ब्रांचेस कई सारी दिख रही होंगी। ठीक है, क्या होती है ब्रांचेस? तो ब्रांचेस क्या होती हैं? अगर दो जंक्शन कोई भी कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये भी एक जंक्शन था, ये भी एक जंक्शन था। ठीक, तो दो जंक्शंस के बीच का जो कंडक्टर की लेंथ होती है, जो पाथ होता है ना, ये वाला दो जंक्शंस के बीच का जो पाथ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ब्रांच बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? द पाथ of the conductor between किनके बीच में? between two junctions या two electrical junctions। इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया है ब्रांचेस।
ठीक है, तो ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच है आपकी, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, जहां पे कंडक्टर्स आपके एमिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सारे आपके क्या हैं, वो सारे जंक्शन के पॉइंट्स हैं। लूप ये है जो एक क्लोज पाथ आपको दिख रहा है, ये क्लोज पाथ दिख रहा है, ये लूप्स हैं। ठीक, अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कि किरचॉफ्स ने, ये सब चीजें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये किरचॉफ्स के लॉ नहीं है, अभी तक किरचॉफ का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल लूप होता है, ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं। अब जरा बढ़ते हैं कि किरचॉफ ने क्या बताया इनके बारे में। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, एक चीज और भी है, लिखा तो बहुत कुछ किताबों में हुआ है, लेकिन जैसा लिखा हुआ है वैसा हम अप्लाई थोड़ी कर पाते हैं। अब अगर किरचॉफ लॉ की स्टडी की जाए तो हर एक टीचर आपको एक अलग चीज बताएगा, और हर एक टीचर को किरचॉफ लॉ की अंडरस्टैंडिंग को लेके हर एक अलग टीचर के पास एक अलग मेथड है अप्लाई करने का। सबका मेथड सही है, सबके मेथड से आंसर आता है। मेरा भी एक मेथड है जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है इसके साथ किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हुए, वो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मेनली अभी बता दे रहे हैं आपको, हो सकता है एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है 2 लेक्चर्स बनाने पड़े। तो एक लेक्चर ये है जिसमें आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखोगे, किरचॉफ लॉ के बारे में टर्मिनोलॉजी सीखोगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, कहाँ कहाँ हम लोग कौन कौन से लॉज अप्लाई कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन कौन सा रहता है, वो सब हम यहाँ देख रहे हैं अभी। ठीक, तो किरचॉफ का पहला रूल क्या कहता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोला जाता है इसको, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसीलिए क्या बोला था, केसीएल भी बोलते हैं इसको। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी जंक्शन की बात करें, एक पर्टिकुलर जंक्शन की बात करें, मान लो इस तरीके का एक जंक्शन है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, कहीं भी कोई भी एक जंक्शन कंसीडर कर लो, एक करंट लूप ऐसे लगा हुआ है, एक करंट की ब्रांच ऐसे गई हुई है, और एक ब्रांच ऐसे गई हुई है। ठीक, तो मान लेते हैं अगर इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट मान लेते हैं I1 आ रहा है। ठीक, और इधर से करंट क्या हो रहा है, I2 जा रहा है। ठीक, इधर से करंट जा रहा है और इधर से भी करंट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इन पॉइंट पे क्या होंगे, दोनों करंट आके मिलेंगे। और अब ये करंट इधर से आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं टर्मिनल्स में ये जाएंगे, है ना। क्या होगा, इन्हीं ब्रांचेस में करंट जाएंगे। तो हो सकता है कुछ करंट इधर चला गया हो, कुछ करंट इधर चला गया हो, मान लेते हैं I4 इधर चला गया, और कुछ करंट हमने मान लिया I4 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, I4 इधर चला गया। तो किरचॉफ्स का करंट लूप वाला लॉ जो कहता है, करंट लॉ जो कहता है, वो ये कहता है द नेट करंट एंटरिंग into the junction must be equal to the net current leaving the junction। ठीक है, तो जितना करंट एंटर कर रहा होगा, मतलब I1, सॉरी कैपिटल लेटर्स में ले रखा है तो कैपिटल लेटर्स में लेके चलते हैं, I1 और I2 ये दोनों एंटर कर रहे हैं, तो इनको एक साइन के साथ लिख लिया हमने, और ये दोनों लीव कर रहे हैं जंक्शन को, तो इनको नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया। तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो I1 प्लस I2 यहां से किसके बराबर होना चाहिए, ये I3 प्लस I4 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब जितना जंक्शन पे करंट आ रहा होगा उतना ही जंक्शन से करंट जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस सर्किट से समझा जाए, यहाँ पे एक आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको एक वीडियो दिख रहा है, शॉर्ट वीडियो है इस तरीके का। तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट आपको जाते हुए दिख रहा होगा ना। यहाँ पे कई सारी ब्रांचेस हैं और जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट जाते हुए दिख रहा है। अब जरा हम क्या करें, इस सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये तो आपने डायग्राम देख लिया ना, यहाँ पे वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो देख लिया आपने कि जितना करंट सर्किट्स में आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से जा रहा है, जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जा रहा होगा। फिर चलिए जरा इस पे बैक आते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पे डायग्राम पे। अगर बात करें ये जंक्शन है, जैसे मान लेते हैं ये वाले जंक्शन की अगर हम बात करें, इस वाले जंक्शन की बात करें, तो इस वाले जंक्शन पे मान लेते हैं यहाँ से करंट I आ रहा है, मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो I आएगा यहाँ से,
तो आई इधर से आ रहा होगा आई। अब क्या कर लें, मान लें आई का कुछ कंपोनेंट इधर चला गया, I1 कंपोनेंट या कुछ पार्ट आई का इधर चला गया, तो आई का अगर कुछ पार्ट इधर चला गया होगा तो कुछ पार्ट बचा होगा ना, कुछ पार्ट बचा होगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में चला गया है। तो इधर I1 गया तो इधर बचा हुआ कितना होगा, I माइनस I1 बचेगा, है ना, I माइनस I1। अब देखो क्या इन दोनों का सम जो करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन कितनी है, वो है I, है ना, करंट इनटू द जंक्शन कितनी है, I ही तो करंट आ रही है, और करंट लीविंग द जंक्शन कितनी है, वो है I1 प्लस I माइनस I1, इतनी ही तो जंक्शन को लीव कर रही है करंट। तो देख रहे हैं दोनों का सम कितना आ रहा है, I ही आ जा रहा है, तो ये I1 प्लस I माइनस I1 कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू I के बराबर आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा जंक्शन को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद बात करें आगे, अगर बात करें तो ये लॉ जो है किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये आपका किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर सर्किट में, क्या ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, एक कांस्टेंट रेट के साथ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो करंट, या कह सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ जो हमारा बताया हमने कि किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो ये चार्ज ऑफ कंजर्वेशन की कंडीशन ये कहती है कि सर्किट में अगर आपका स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं भी चार्ज आपका इकट्ठा नहीं होगा, इस पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा, ठीक है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे होंगे उतने ही क्या हो रहा होगा, जितना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, ठीक है, जितना चार्ज एक पॉइंट पे आएगा उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट की कहानी है कि जितना किसी पॉइंट पे चार्ज आ रहा होगा उतना ही उस पॉइंट से चार्ज जा रहा होगा। समझ में आई बात? तो कहीं भी चार्ज आपका एक्यूमुलेट नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, या कहीं भी चार्ज रुकेगा नहीं, फ्लो करता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली स्टेडी स्टेट की कंडीशन ये कहती है। आगे बढ़ते हैं, ये लॉ समझ में आ गया होगा, डायग्राम बना सकते हैं आप अपना, ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं। आगे देखते हैं किरचॉफ का सेकंड रूल क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको हम केवीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसी को हम बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्या बताता है हमको, देखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो करंट अगर मान लेते हैं, ठीक है, करंट अगर इस सर्किट में फ्लो करेगी, इन लूप्स में अगर करंट जाएगी, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर करंट जाएगी, तो करंट जहां जहां पहुंचेगी, जिस भी रेजिस्टेंस के साथ मीट करेगी, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप वहां पे होगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर करंट I1 इस तरीके से करंट यहां से निकली थी, अभी हम कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं सिर्फ, अगर I करंट यहां से निकली थी तो I का कुछ पार्ट इधर चला गया, मान लेते हैं I1 चला गया, और इस वाले कंपोनेंट में कितना पार्ट चला गया, I माइनस I1, इस वाली ब्रांच में चला गया। अब I1 करंट इधर बढ़ेगा तो इसको रेजिस्टेंस से मिलना होगा ना यहाँ पे, और जैसे इन दोनों का मेल मिलाप होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप ये यहाँ पे कर देगा। अब जाहिर सी बात है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ और जल्दी में जा रहे होगे तो जाहिर सी बात है करंट बहुत तेजी के साथ फ्लो करती है, तो क्या होता है, अक्सर हम चीजें छोड़ आते हैं वहां पे, भूल जाते हैं कुछ चीजें, तो वही ये करंट क्या करेगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कराएगा, कुछ ना कुछ भूल जाएगा, कुछ ना कुछ अपनी पावर यहाँ पे छोड़ आएगा, वोल्टेज ड्रॉप कर आएगा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि अगर हम बात करें किसी भी सर्किट की, किसी भी क्लोज लूप की, तो द नेट वोल्टेज ड्रॉप across the resistances in a loop must be equal to the EMF of the source, ठीक है। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप आपके सोर्सेस के नेट के बराबर ही होगा, E1 और E2। अगर इस लूप की बात की जाए, लूप 2 में, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा होगा वो नेट वोल्टेज ड्रॉप आपका इन दोनों के नेट EMF के बराबर ही होगा,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहता है समेशन डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन डेल्टा वी यानी नेट वोल्टेज ड्रॉप जो आपको मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, या कह सकते हैं नेट वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंसेस के क्रॉस जो होगा वो इन ईएमएफ के नेट किसके बराबर होगा, वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक, अब कुछ चीजें हैं, ये दूसरा लॉ है आपका, सिंपलेस्ट वे में कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट वीडियो दिख रहा होगा, तो जहां जहां करंट आपका पहुंच रही है रेजिस्टेंसेस के साथ मीट हो रही है वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होते हुए दिखेगा। ठीक है, जहां जहां रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, जाहिर सी बात, अभी जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने समझाया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और जल्दी में होते हैं तो क्या होता है, अक्सर हमने देखा बहुत सारी चीजें छूट जाती है। या अपने ही घर पे, मेरा खुद का हाल है, मैं अपने घर जाता हूँ, ठीक है, तो घर पे जाता हूँ, घर से जब वापस आना होता है तो कई बार क्या होता है, कहीं चार्जर छूट जाता है, कहीं बेड छूट जाती है, कहीं फोन छूट जाता है, कुछ ना कुछ छूटता है। फोन तो नहीं छूटा, हालांकि फोन तो किसी का नहीं छूटता होगा, मेरा भी नहीं छूटता है, लेकिन हाँ क्या हो जाता है, कुछ चीजें छूट जाती हैं। ठीक, कई बार वॉच भूल जाता हूँ, कई बार क्या होता है चार्जर भूल जाता हूँ, कई बार बेल्ट लगाने वाली है वो भूल जाता हूँ, तो सबको सबके साथ ही होता है, बहुत कॉमन है। ठीक, अब उस टाइम हमको याद आ रहा होता है कि हाँ यार कुछ तो भूल रहे हैं, लेकिन भूलने के बाद जब हम घर से निकल चुके होते हैं, कई बार क्या हो गया, एक बार पिछली बार की कहानी बताते हैं। एक बार क्या हो गया कि हम निकल रहे थे घर से और यही वाला जो आपका कैमरा स्टैंड होता है ना, मोबाइल जिसपे रख के हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, घर पे भूल गए। अब जब हम बैठ गए ऑटो में, ठीक है, ऑटो में बैठने के बाद याद आया कि अरे भैया स्टैंड तो यहीं भूल गए, घर पे वीडियो कैसे बनेगा। तो फिर हमने उससे ऑटो वाले से बोला कि भैया रुक जाओ 10 मिनट, हम अपना स्टैंड ले आए। तो उसने कहा नहीं भैया आप अपना दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए, तो उसने टहला दिया हमको, फिर हमको घर वापस आना पड़ा। तो वही होता है, जहां कहीं भी तेजी के साथ करंट पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ उस रेजिस्टेंस के क्रॉस छोड़ आएगा, तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो क्या होगा, जैसे करंट यहाँ पहुंचेगा इस रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के पास जैसे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कुछ छूट जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ भी कुछ छूट जाएगा, और जो छूटेगा वो इन दोनों के नेट ईएमएफ के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। अब जरा एक चीज और समझते हैं। ठीक, देखो ये तो सीधे लिखी हुई बातें हो गई, ये किताब में लिखी हुई है, सारी बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो भैया बुद्धि आपकी बहुत तेज है, हमें पता है, पूरी पूरी किताबें रट लेते हो तो ये भी रट ही लोगे, लेकिन जब अप्लाई करने पे आते हैं हम लोग तो दिक्कत होती है। अब अप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है जब अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने में ध्यान क्या रखना है, तो मान लेते हैं पहली बात तो आपको सबसे पहला काम होगा कि लूप कंसीडर करने होंगे। ठीक है ना, क्या करना होगा आपको, लूप देखने होंगे, कौन कितने लूप हैं और लूप की नंबरिंग कैसे करनी है, लूप की डायरेक्शन कैसे देनी है, वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो पहला काम हमारा यही है कि सबसे पहले हम लूप देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सर्किट है तो इसमें देख रहे हैं एक लूप ये दिख रहा है आपको, एक क्लोज कर्व पाथ क्या दिख रहा है, ये क्लोज पाथ है, तो एक लूप ये हो गया, एक लूप हमारे पास ये, इसको लूप 1 बोल देते हैं, इसको लूप 2 बोल देते हैं। अब इन लूप्स में हम अपने हिसाब से, ठीक है, क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। मान लेंगे कि इस लूप की डायरेक्शन ये और इस लूप की भी डायरेक्शन ये। ठीक, क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज ले लो। तो हमने दोनों में क्या किया है, दोनों में ही क्लॉकवाइज ले रखा है। समझ में आई बात। तो अब आपको ध्यान रखना है, अब क्या करना है, जहां जहां आप चलोगे तो आपको चलने के लिए इस पाथ में क्या करना है, इस लूप को फॉलो करना है। तो पहले वाली लूप की बात करते हैं, अभी जरा पहले वाली लूप की बात करें तो आपको चलना कैसे है, इस लूप में ऐसे चलना है। ठीक, क्या करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और यहीं पे आके रुक जाएंगे। सेकंड वाली लूप की बात करें, सेकंड वाली लूप में अगर देखें तो इस वाले एंड से मान लेते हैं चलना स्टार्ट करेंगे तो यहीं आके रुक जाएंगे। समझ में आई बात। तो यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जैसे हम लूप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लूप को फॉलो कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखेंगे, तो क्या करंट की भी डायरेक्शन वही है। अगर करंट की डायरेक्शन वही है तो करंट और रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। जैसे पहले वाली लूप की बात करें तो यहां से करंट मान ले, अगर आई करंट आ रही है जिसका एक कंपोनेंट I1 इधर चला गया, दूसरा क्या बचा, I माइनस I1 बचा। तो पहले वाले लूप में हमको यहां से चलना है, तो यहां से जब हम चले और इस वाले रेजिस्टेंस के पास पहुंचे R1 के पास, तो R1 के पास जब आप पहुंचोगे तो R1 के पास करंट आपको I माइनस I1 दिख रही होगी ऐसे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1 है। तो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लूप को फॉलो करते हुए हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट की भी डायरेक्शन हमारी यही है। तो क्या लिखेंगे, I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई R1
इतना वोल्टेज ड्रॉप आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा होगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखा जाएगा। पहला आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कि अगर आप लूप को फॉलो कर रहे हो और लूप को फॉलो करते टाइम करंट की डायरेक्शन और आपके चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये, जैसे इस वाले एंड की बात करें, इस वाले ब्रांच की बात करें जो R2 है, हमारे पास ये R2 है, ठीक, R2 है। अभी इस वाले लूप को ध्यान नहीं देंगे, अभी सिर्फ लूप 1 को ध्यान देना है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन I1 ऐसे होगी, है ना, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब इस वाले में वोल्टेज ड्रॉप ये वैल्यू थी, तो वोल्टेज ड्रॉप इतना दिया था हमने। इस सिर्फ R1 की बात कर रहे हैं अभी हम, R1 के क्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, अभी बाकी से मतलब नहीं, अभी सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। R2 की बात करें, इस वाले रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि लूप क्या है, लूप हमको ऐसी डायरेक्शन फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो लूप के हिसाब से हमको इधर आना चाहिए, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पे जब हम लिखेंगे तो उसको नेगेटिव साइन के साथ I1 इंटू R2 लिखेंगे। ये दूसरा साइन कन्वेंशन है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, लूप को फॉलो कर रहे हो और लूप की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है तो पॉजिटिव साइन के साथ वोल्टेज ड्रॉप, और अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दो रूल आपको पता होने चाहिए जब आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हो तब। ठीक, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि अगर मान लो पहले वाले लूप की बात करते हैं जिसमें ये ईएमएफ लगा हुआ है, ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप रखेंगे आप I और R के प्रोडक्ट का, वो I और R का प्रोडक्ट सारा इधर रखेंगे, ठीक। इक्वल टू में आपको क्या रखना है, नेट ईएमएफ ऑफ द सोर्सेज रखना है, नेट ईएमएफ ऑफ द सोर्सेज रखना है, ठीक, नेट ईएमएफ ऑफ द सोर्सेज रखना है, ठीक। तो मान लेते हैं पहले लूप की बात करें तो पहले लूप को बात करते हुए अगर हमको चलना है तो हमको लूप को फॉलो करते हुए ऐसे चलना है, ठीक। तो सेकंड साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, अगर आप लूप को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से देना, अगर आप लूप को फॉलो करते हुए ऐसे चल रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल आपका पहले पड़ जा रहा है, क्या करेंगे, अगर आप लूप को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और आपका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आप नेगेटिव साइन के साथ रख दोगे, ठीक। और अगर लूप को फॉलो करते हुए, फिर से ध्यान दो, अगर लूप को फॉलो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिल रहा है तो क्या करेंगे, उसका नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू पुट कर देंगे। और अगर मान लें कहीं इनकेस आपको नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल जा रहा है और आप लूप को फॉलो करते हुए पहले नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच रहे हैं तो उसकी वैल्यू प्लस साइन के साथ रख देंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्या मिल रहा है, समझ में आ गई बात कि अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ। तो ये इतने सारे साइन कन्वेंशन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपसे। तो एक बार जरा किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं इस वाले टर्मिनल में, इस वाले सर्किट में, ठीक है। एक बार किरचॉफ्स लॉ एक सर्किट में अप्लाई करके देख लेते हैं, बाकी की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था कैसे अप्लाई करना है। तो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक, एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और एक ऐसे लगा हुआ है। थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं, तुम लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। थोड़ा सा गैप पे बना लेते हैं ताकि सर्किट कंसीडरेशन में दिक्कत ना हो। ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा, एक ही एग्जांपल में उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट है हमारे पास, ठीक। तो इस तरीके से अगर सर्किट है और इसका वोल्टेज आपको दे रखा है, ये 3 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम, इस तरीके से। तो मान लें, क्या मान लें कि करंट अगर यहां से निकल रही या करंट यहां से निकालना है, करंट कहीं से भी निकाल दें क्या फर्क पड़ता है, करंट अगर यहां से निकाल देते हैं तो मान लेते हैं आई करंट जा रही है, आई करंट अगर इधर से जा रही है तो यहाँ भी आई ही जा रही होगी, और यहाँ आई जा रही है तो जाहिर सी बात है जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे जंक्शन मिला उसको, तो जंक्शन में क्या होगी, करंट डिवाइड होगी। तो मान लेते हैं इधर कितनी चली गई, I1 चली गई इधर, ठीक, I1 इस वाले टर्मिनल की तरफ चली गई, इस वाले कंडक्टर की तरफ चली गई, ठीक। तो ऊपर कितनी गई होगी, ऊपर गई होगी, जाहिर सी बात है I माइनस I1 ही गई होगी, है ना, I माइनस I1 ही गई होगी,
यहाँ भी I माइनस I1 ही गई जा रही होगी, यहाँ भी I माइनस I1 ही जा रही होगी, यहाँ भी क्या हो रही होगी, I माइनस I1 ही इधर से आ रही होगी और इधर से आ रही होगी I1। तो फिर से दोनों मिलके यहाँ पे I1 की या I की वैल्यू आपको दे देंगी जो यहाँ मीट हो जाएगी। अब लूप कंसीडर कर लें, अगर हम एक टर्मिनल में ऐसे ले रहे हैं तो दूसरे में भी ऐसे ले लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे लिए। इसको लूप 1 मान लें, इसको लूप 2 मान लें। ठीक, तो देखते हैं कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई होता है। पहले इन लूप 1, ठीक, इन लूप 1 पहले लूप की बात करें तो पहले लूप में इस एंड से चलना हम स्टार्ट करेंगे। तो इस एंड से चलना स्टार्ट करेंगे तो हमको फॉलो ऐसे करना है, इस लूप को फॉलो करने के लिए ऐसे चलना है ना। तो इस सर्किट में अगर हमको इस वाले लूप में चलना है तो हमको इधर से चलना है और इधर आके फिर रुक जाना है, इस वाले टर्मिनल पे नहीं जाना है। इस वाले सर्किट से चलना स्टार्ट करेंगे और यहीं आके रुक जाएंगे। तो पहले I माइनस I1 करंट के साथ हम चल रहे हैं और I माइनस I1 करंट के साथ पहले आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। तो इसके घर में करंट रुकेगी, इसके घर में करंट रुकेगी तो कुछ ना कुछ भूलेगी। ठीक, और क्या भूलेगी, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भूलेगी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगी। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो 2I माइनस I1 यहाँ पे करंट या वोल्टेज ड्रॉप कर देगी, करंट है ना। कितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो गया। अब जाहिर सी बात है हम इस लूप को फॉलो कर रहे हैं, करंट की भी डायरेक्शन वही है तो करंट की डायरेक्शन जैसी होनी चाहिए, लूप की डायरेक्शन अभी तक वैसी ही, इसीलिए इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद हमको इसी लूप में रहना है, अगले लूप में नहीं जाना है क्योंकि लूप 1 यहीं तक हमारा है। फिर इसी पाथ पे वापस आ गए। बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी को अभी नेग्लेक्ट करते रहो, बैटरी को हम फाइनली बताएंगे करना क्या है। यहाँ से आने के बाद फिर सेकंड रेजिस्टेंस, बैटरी को भूल जाओ, आगे बढ़े। हमको यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है तो देखो ध्यान से देखो, हमको इस वाले कंडक्टर में ऐसे जाना है ना, इस वाले कंडक्टर में ऐसे जाना है ना, ऐसे जाना दिख रहा होगा सबको, हमको ऐसे जाना है। और करंट कैसे आ रही है, हमारे अपोजिट आ रही है। ठीक, करंट ऐसे आ रही है, हमको जाना ऐसे है। तो हमने क्या बताया, जब करंट की डायरेक्शन आपके लूप की डायरेक्शन के अपोजिट हो तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव साइन के साथ। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पे करंट कितनी है, यहाँ पे I1 है और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो I इंटू आर के बराबर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। और तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगा नहीं है तो इक्वल टू का साइन लगा दो। इक्वल टू के साइन के बाद अब हम बात करते हैं नेट EMF कितना है इस वाले टर्मिनल में या इस वाले लूप में। इस वाले लूप में अगर हम नेट EMF की बात करें तो ये 3 वोल्ट का ही लगा हुआ एक सोर्स। अब हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, लूप को फॉलो करते हुए हम ऐसे चल रहे हैं ना, लूप को फॉलो करते हुए कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं लूप को फॉलो करते हुए। तो अगर इस डायरेक्शन में लूप को फॉलो करते हुए आ रहे हो भैया तो कौन सा टर्मिनल पहले मिल रहा है तुमको, पॉजिटिव टर्मिनल ही तो मिल रहा है। और हमने कहा जब पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो नेगेटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको इक्वेट कर लेते हैं तो 2I माइनस 2I1 माइनस 3I1 इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गया 2I माइनस 2 प्लस 3 यानी 5I1 इज इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 1। तो पहला लूप सॉल्व हो गया, काम खत्म, इसका कोई काम नहीं है इसका। सेकेंड लूप में आते हैं, हमको फॉलो करना है इस पाथ को, लूप हमने ऐसे बना रखा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलेंगे फिर हम यहीं आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते हुए फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। पहला करंट आपको I1 दिख रहा है, पहला करंट I1 दिख रहा है जो कि पहला रेजिस्टेंस किससे मिलेगा, 3 ओम से। तो कुछ ना कुछ भूल जाएगा इसके घर में, कितना भूल जाएगा, 3I1 भूल जाएगा। 3I1 भूलने के बाद फिर वो पहुंचेगा इस वाली बैटरी के पास और इस वाली बैटरी के पास पहुंचेगा, पहले इस वाली बैटरी के पास पहुंचा था फिर इस वाली बैटरी के पास पहुंचा। हमने कहा बैटरी को नेग्लेक्ट करते चलो, उसका काम क्या करना, इक्वल टू साइन के आगे हम पुट करेंगे। तो यहाँ से आए, इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उसके बाद हम पहुंचे यहाँ से चलते 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 इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और 4 ओम का रेजिस्टेंस के साथ करंट कौन सी लगी हुई है, करंट लगी हुई है I। और जैसे हम लूप को फॉलो कर रहे हैं करंट की भी डायरेक्शन वैसी है। तो यहाँ पे कितना ये छोड़ेगा, कुछ भूलेगा, कितना 4 इंटू आई के बराबर, वो भी किस साइन के साथ, पॉजिटिव के साइन के साथ, क्योंकि हम जैसे लूप को फॉलो कर रहे हैं करंट की भी डायरेक्शन वही है। तो प्लस 4I के साथ लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे आ गए, सर्किट कंप्लीट हो गया। और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो 2 जगह रेजिस्टेंस थे, 2 जगह हमारा करंट का वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा था हमको। अब जरा इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इधर से चलना स्टार्ट किए थे ना, इधर से चलना स्टार्ट किए थे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले मिला था हमको, निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल मिला था इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू। और इस जब हम बैटरी के पास पहुंच रहे हैं तो इसके पास पहुंचते ही हमको फिर से कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो फिर से पॉजिटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू। तो दूसरा इक्वेशन बना 3I1 प्लस 4I
इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशंस को आपने बनाना सीख लिया है। ऐसे सर्किट्स के प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम लोग माहिर हो जाएंगे, राजा बाबू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू।